कुछ अनजाने से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग आते हैं, कुछ खास बच्चे आते हैं नेक्स्ट टॉपर्स की लाइफ में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सब बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई पहला पार्ट कब आएगा। लाली मैम कब पढ़ाओगी आप हमें पहला चैप्टर? अब तक नहीं आया, कब आएगा मैम? क्या रिकॉर्डेड आएगा, क्या लाइव आएगा? अरे भाई भाई, बच्चों बच्चों बच्चों, थोड़ा सब्र करो, जरा सब्र करो। तो आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा का पहला पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये बैलों की कथा है, बहनों की कथा नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर थोड़ा सा डाउट हो गया था, तो कुछ लोग समझने लगे थे कि ये दो बहनों की कथा है। अरे नहीं जी, ये दो बहनों की नहीं, ये दो बैलों की कथा है। बैल बैल बैल, गाड़ी बैल चलते थे ना, उनकी कथा है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी का नाम तो आपने पहले भी सुना ही होगा। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें पता है कहाँ ले चलूंगी आज मैं आपको? मेरे साथ चलना आप एक गांव में। चलो मेरे ही गांव में चलना, ठीक है? मेरा गांव बड़ा अलबेला, मैं इसकी मिट्टी में खेला यार, मजा आता है। जब जब भी गांव की याद आती है, जब जब गांव शब्द याद आता है, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जहां वास्तव में हम बैलगाड़ी में बैठकर घर से खेत जाया करते थे, ढचक 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 करते हुए, बड़ा मजा आता था। तो ये जो दो बैलों की कथा है, ये प्रेमचंद जी ने लिखी है। और प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। किसको? प्रेमचंद जी को। तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1880 में। कब हुआ था बेटा? 1880 में, लमही उत्तर प्रदेश में। उनका मूल नाम था धनपत राय। क्या नाम था? उनका मूल नाम था धनपत राय। और जो वो रचना करते थे, ठीक है, उन्होंने, और बात याद रखना कि उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद से हिंदी में रचना करते थे, उर्दू में भी अलग नाम से रचना करते थे। किस नाम से? नवाब राय, ठीक है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की। अब कब की बात है ये? 1880 की बात। 1880 से 1936, क्योंकि जन्म हुआ 1880, निधन हुआ 1936, मतलब अंग्रेजी शासन के समय में। तो जब उन्होंने, यहां लिखा है ना, उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। सरकारी नौकरी मतलब अंग्रेजी हुकूमत थी, तो वहां पर वो नौकरी भी करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन जो कि बापूजी द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें भाग लेने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से ही त्याग पत्र दे दिया। ये बड़ी, मतलब एक वो बात थी कि हर कोई त्याग पत्र नहीं देता था। और उन्होंने, मतलब उन्हें ये मंजूर नहीं था कि वो अंग्रेजों के तलवे चाटें या चापलूसी करें। कुछ लोग होते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद जी की कहानियां, आप मानसरोवर याद रखिएगा, बहुत सारी कहानियां हैं जो 8 भागों में है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान। गोदान उनका बहुत प्रमुख उपन्यास है, आपने नाम सुना होगा। और याद रखना हमेशा, जितनी भी ये रचनाएं हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अब आप सोच रहे हो कि परीक्षा में पूछा जाएगा? अरे हाँ, पूछा जाएगा। 9th में ही नहीं, ये आपके आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उसके साथ साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और जो स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिलती है। जो भी उनकी कहानियां थी, वो एकदम ऐसी नहीं है कि काल्पनिकता पर आधारित हो, जस्ट इमेजिन, है ना, ऐसा हो। वो वास्तविक में आत्मीयता पर आधारित रहती थी। चाहे वो पशुओं की कहानी हो, चाहे किसानों की कहानी हो, चाहे दलितों की कहानी हो, उस समय दलित वर्ग जो सबसे निम्न वर्ग माना जाता था, उसकी कहानी हो, या स्वाधीनता आंदोलन की कहानी हो, किसी की भी कहानी हो, उसमें
रियल, बिल्कुल दिल से लिखते थे और जो वो देखते थे उसी यथार्थ का चित्रण वो करते थे। आप सोच रहे हो बाप रे यथार्थ क्या है? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता। यथार्थ इसका मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, तो इसी का वो चित्रण करते थे। उनकी भाषा सरल, जीवंत, मुहावरेदार है। उनके लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलता पूर्वक किया है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1936 में उनका निधन हो गया। दो बैलों की कथा अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है? इसमें प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को बड़े ही मार्मिक ढंग से बताया है। मार्मिक मतलब मन को छूने वाली। आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो है दो बैलों की कथा। अब जब बैलों की कथा है तो मतलब किसान की बात होगी, क्योंकि किसान और बैलों का संबंध तो बहुत घनिष्ठ है। शायद आपको नहीं पता, सच्ची सच्ची बताना, क्या आपने बैलगाड़ी देखी है? रियल में, टीवी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आप कभी, सच्ची बताना, बैलगाड़ी में बैठे हो? हाँ, बैठे हो? ओहो ओह, अरे वाह जी वाह, सच में मजा आ गया। तो इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बैलों के माध्यम से दो बातें यहाँ पर समझ में आई हैं, एक तो किसान और पालतू पशुओं के प्रति आत्मीयता का व्यवहार, दूसरा कि भारत में जब अंग्रेजी शासन था उस समय भारतीयों की क्या स्थिति रहती थी, उसका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि स्वतंत्रता यूं ही आसानी से या सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष मतलब हो जाएगा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब हो जाएगा डायरेक्ट, और परोक्ष मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, रूप से कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। तो क्या मैं अब पूछ सकती हूँ कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? बताओ बताओ। 1880। चलो भाई, तुम लोगों के लिए जोरदार तालियां 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 तालियां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लव यू। तो अब देखो क्या हुआ, हमने क्या कहा अभी कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1936 में हुआ। वास्तविक नाम, मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी उनकी थी, लेकिन असहयोग आंदोलन, ठीक है, मतलब समझ में आया, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उनकी जो कहानियां होती थी वो जस्ट इमेजिनेशन पर आधारित नहीं होती थी, वास्तविकता या रियलिटी पर आधारित होती थी। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, इसमें दो बातें प्रमुख समझ में आती हैं। एक तो किसान जीवन और पशुओं के प्रति आपसी व्यवहार, दूसरा कि स्वतंत्रता यूं ही सहजता से या आसानी से प्राप्त नहीं होती। अब क्या होगा, थोड़ा गैस करो कि दो बैलों की कथा या किसान की कहानी में प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता के बारे में कैसे बताया होगा? अरे भाई, वो प्रेमचंद जी थे, पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं पहले कहानी है क्या। पहले तो आप लोग मेरे साथ गांव में चल रहे हैं, वहां जाकर मिलेंगे एक झूरी काछी नामक किसान से। किसान का नाम क्या है? झूरी काछी। याद रखना, मैं पूछूंगी, भूल न जाना, समझ में आया? याद रखना है। तो किसान का नाम था झूरी काछी। उसके पास बहुत सारे मतलब पालतू पशु थे, लेकिन सबसे प्यारे उसके दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। क्या नाम था? हीरा मोती। किसका? बैलों का। बैल किसके थे? झूरी काछी के। झूरी काछी कौन था? किसान था। गुड, बहुत बढ़िया। तो झूरी काछी अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था, और जो दोनों बैल थे वो भी अपने मालिक के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। ऐसी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी। और क्या कि दोनों जो थे हीरा और मोती, वो आपस में बहुत पक्के पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। इतने बेस्ट फ्रेंड्स कि यदि कोई एक खा रहा है तो दूसरा भी खाएगा, यदि एक नहीं खाएगा तो दूसरा भी नहीं खाएगा।
हाँ, ऐसा होता था। यदि मालक कभी एक पर गुस्सा कर भी दे तो दूसरे को भी खाने का मन नहीं करता था। कितने बेस्ट फ्रेंड्स थे। आइए देखते हैं। तो जानवरों में बहुत सारे जानवर आपने भी देखे होंगे, गधा, घोड़ा, खच्चर और ऊंट, भेड़, बकरियां, कितने सारे जानवर रहते हैं। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो अक्सर हम लोगों ने सुनी है कि किसके बारे में क्या सुना है। देखो, गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। बुद्धिहीन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। तो गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है कि अरे ये तो गधा है। अब देखना यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एकदम बाज ही पलट दी। क्या कह दिया? हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर प्रेमचंद जी ने ये बात बताने का बहुत अच्छा हमें समझाया है कि गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, या फिर जो बेचारा कोई सीधा साधा व्यक्ति होता है उसको हम गधा कह देते हैं। लेकिन ये कौन सा तालमेल हुआ? आखिर क्यों 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 ऐसा क्यों कहते हैं? गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब होता है सहनशीलता। क्या होता है बेटा? सहनशीलता। ठीक है। तो अब वो बेचारा वास्तव में बेवकूफ है या उसकी सहनशीलता को समझ दे दिया, इसके निश्चय नहीं किया जा सकता। अब गाय भी सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय, अब ब्याई हुई गाय मतलब जब गाय, कोई गाय जब बच्चे को जन्म देती है, नई नई जब माँ बनी होती है और उसके सामने कोई आ जाए उसके बछड़े को छेड़ने, फिर देखो वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। सिंहनी का रूप धारण कर लेती है ना। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को, बेचारे को कभी भी क्रोध करते ही नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ही नहीं दिखती। वैशाख मतलब खतरनाक वाली गर्मी की बात हो रही है ना। गर्मियों में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों जैसे गुण हैं। ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। गधे में क्या लिखा है कि भाई उसमें तो ऋषियों मुनियों जैसे गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आखिर क्यों है ना। सद्गुणों का इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा। मतलब जो सारे काम अपने करता है, जो पूरी तरह से हर एक स्थिति को स्वीकार कर लेता है, कभी किसी चीज का विरोध नहीं करता, काम पूरे करता है, जितना काम करवाया जाए वो करेगा, फिर उसको मूर्ख क्यों कहते हैं? फिर उसको बेवकूफ क्यों कहते हैं? कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां पर बहुत अच्छी बात की है कि शायद सीधापन संसार के लिए सही नहीं है। आपने सुना ही होगा कि जो सीधे वृक्ष रहते हैं उनको जल्दी काट लिया जाता है, टेढ़े टाढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। मतलब अत्यधिक सीधापन नहीं होना चाहिए। देखिए ना, जब भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खाकर रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी उनको मारा जाता है, फिर भी उनको उनके साथ अत्याचार किया जाता है। आखिर क्यों? मतलब उनकी भी हालत ऐसी हुई ना कि कुछ नहीं करते फिर भी उन पर जुल्म किया जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए ना तो शायद सभ्य कहलाने लगते। मतलब यदि कोई हम पर अत्याचार करता है या हम पर बार बार किसी चीज का दबाव डालता है तो उसका विरोध हमें करना चाहिए, नहीं तो हमें मूर्ख समझा जाता है। समझ में आया? है ये तो मूर्ख है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देते तो शायद वे सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में सबसे गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, उससे कम ही गधा है, लोग उसको क्या कहते हैं? बैल। ठीक है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उससे मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग होता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ेल बैल भी देखने को आता है और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से तो कम ही है। झूरी के दोनों बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। याद रखिएगा, झूरी के बैलों का नाम क्या था?
हीरा मोती वो कौन सी जाति के थे? पछाई जाति। ये पशुओं की, बैलों की जाति होती है पछाई जाति। देखने में बहुत सुंदर, काम करने में एकदम एक्टिव, एकदम एक्टिव, डील कद में अच्छे ऊंचे, एकदम एकदम ऐसे चलने वाले, झकास, ठीक है, काम में चौकस, डील में। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में पक्की पक्की दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा, साइलेंट लैंग्वेज, ठीक है, मूक भाषा मतलब साइलेंट लैंग्वेज में विचार करते। एक दूसरे की मन बात कैसे समझ आता हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। एक बात मेरे साथ सुनिएगा, आप भी रीडिंग करते चलेंगे बच्चे मेरे साथ, आप भी रीडिंग करते चलेंगे मेरे साथ। प्रॉमिस करो लाली मैम से, रीडिंग करोगे ना? हाँ, मुझे पता है कि यदि बुक नहीं भी है तो आप पीडीएफ एक साइड या देखकर आप जरूर, या यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर भी तो दिख रहा है ना, इसमें से आप रीडिंग करते चलो, अलग से मत ओपन करो, क्योंकि आप ऑलरेडी स्क्रीन देख रहे हैं। तो आप मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक? तो हम कहाँ पहुंचे, मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी भाई, मैं भूल जाऊंगी तो तुम्हें बताना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग में मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, विनोद भाव से, मतलब अच्छे से मजाक से नहीं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं जैसे, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते, धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त के ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत जिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे कंधे पर आए। देखो जरा, दोस्ती हो तो ऐसी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये था हीरा मोती। मतलब तो दोनों हल में जोते जाते तो एक का क्या प्रयास रहता था कि वजन मेरे कंधे पर आए, ताकि मेरे मित्र को ज्यादा वजन ना उठाना पड़े। कितना, मतलब दोनों बैल में जोते जाते, ठीक है, फिर कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटाते। नांद में खली भूसा पड़ जाने पर दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। OMG, इनके लिए तो भाई बहुत सारे दिल देंगे हम, दिल दिया है भाई हमने तो हीरा मोती के लिए, बहुत सारे दिल दे दिए, दिल दे दिया, ठीक है, दिल दे दिए हमने। किसके लिए? हीरा मोती के लिए, ठीक है, हीरा मोती के लिए, हीरा मोती, ठीक है, बहुत मस्त मजे से। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्या क्यों भेजे जा रहे हैं। अब झूरी जो था उसका साला था, साले का नाम था गया। उसने कहा अरे यार जीजा जी, साला मतलब जानते हैं ना, मम्मी का भाई जो अपना मामा रहता है वो पापा का साला रहता है। तो बोले कि जीजा जी आपकी खेती तो बड़े जल्दी हो जाती है, आपके थोड़े ये हीरा मोती दे दो ना मुझे, मेरी खेती भी जल्दी हो जाएगी। तो उन्होंने दे दिया। अब बेचारे, उनको क्या पता, उन्हें लगा बेच तो नहीं दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा लगता है हमारे मालिक हमें बेच रहे हैं। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांत तो पसीना आ गया। बाप रे, पांव ही नहीं उठा रहे थे, पगला गया। लेकिन वो है कि टस से मस न हुए, जैसे तैसे उन्हें ले जाया गया। दोनों सींग नीचे करते होंगे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों बेच रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या किया है, ठीक है, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमें कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, फिर तुम हमें क्यों खुद से दूर कर रहे हो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाया गया तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिन भारी हो रहा था। जिस दिन अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गए थे। नया घर, नया गांव, नया आदमी, सब उन्हें बेगाने लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगहे तोड़ डाले। दोनों ने पगहे तोड़ डाले और गया के घर से छक्का 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 भाग गए। बोले कि अब हाँ ऐसे करते करते अब क्या करें, कहाँ गए वो, ठीक है, घर की तरफ चल गए। पगहे मतलब जो बांधी जाती है ना रस्सी। अब चलो इनके लिए एक और दिल दे दिया, ठीक है।
तो अनुमान हो सकता था कि उन्हें बैल तोड़ लेगा। इतने मोटे मोटे पगहे थे, मैं यहाँ पर लिखी दूं ताकि आपको किसी प्रकार का, पगहे मतलब होती है बांधने की रस्सी, बांधने की रस्सी, पशुओं को बांधने की रस्सी, पशु बांधने की रस्सी, पगही। इतनी मजबूत थी, लगता नहीं था ये तोड़ डालेंगे, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झूरी काची उठा तो उसने कहा, हैं ये कहां से आ गए? दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, जो बांधते हैं गले में, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलकता रहा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। ये झूरी काची, ये दोनों प्यारे प्यारे हीरा मोती। और प्रेम आलिंगन चुंबन का दृश्य बड़ा मनोहर था। घर गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। ये हीरा मोती आ गए, हीरा मोती आ गए, वाह 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 वाह, हीरा मोती आ गए, बलिहारी जाओ। कोई गुड़ ला रहा, कोई रोटी ला रहा, कोई चोकर ला रहा, और उनको खिलाने लगा। ठीक है, अब दौड़कर उन्हें, अब क्या हुआ कि अब बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां ला रहा, कोई गुड़ ला रहा, कोई ये, मतलब मजा आ गया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने अकेले चले आए, दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर। तीसरा बोला, बैल नहीं है, जन्म के आदमी है, उस जन्म के आदमी। इसका प्रतिवाद करने को किसी का साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, नमक हराम कहीं के, मेरा भाई ले गया था, कामचोर है कहीं के, उसने काम करवाया होगा तो भाग आए यहां से। कैसे नमक हराम बैल हैं? भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप ना सुन सका। आक्षेप मतलब होता है आरोप। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते बेचारे? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिला कर ही काम करते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलना तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, जानवर है तो रगड़ कर काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली चोकर मिलता है, कुछ नहीं दूंगी इनको सूखे भूसे के अलावा। वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई हरियाली। बेचारों ने कुछ रखा। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन तो मुझे मार ही डालेगी, मैं न डालूंगा। हाँ, अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया। अब जब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया, उनको लेने, किनको लेने, किनको लेने आ गया बेटा? हीरा मोती को। और अब की बार उसने बैलों को गाड़ी में जोता। अब बोले, गाड़ी में जोत कर ही ले जाऊंगा। बड़े आए, बहुत भागते हैं, है ना। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। ज्यादा सहनशील था। हाँ, दोनों के व्यवहार में अंतर था। हीरा सीधा साधा था, मोती थोड़ा तेज स्वभाव का था। अब बहुत फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झूरी ने फूल की तरह छड़ी से भी ना छूता था, लेकिन गया इन पर अत्याचार करने लगा। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा, उस पर मिला सूखा भूसा। दोनों के दोनों बैल बेचारे बहुत दुखी हुए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी कि हम तो नहीं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाए। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर बहुत डंडे मारे, हल में जुता हुआ था और हीरा की नाक पर गया ने बहुत डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल, जुआ, रस्सी, जोत सब कुछ लेकर भाग गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला, कहाँ तो दिखा दूं कुछ मजा मैं। लाठी देखकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बेचारा हीरा जो है वो समझाता रहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले जाता। कुशल हुई कि उसने एक वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट जाता।
उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। ठीक है, बोले कि ये दोनों बैल बड़े खतरनाक दिख रहा है, इनको मारना खतरे से खाली नहीं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की, अब देखो, होती है एंट्री एक प्यारी सी बच्ची की। प्रश्न पूछा जाएगा और उसने दोनों के मुंह में एक एक रोटियां दे दी। ये देखो, इसको कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी 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 छोटी, नाटी 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 नाटी, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, प्यारी प्यारी बच्ची, प्यारे प्यारे दोनों बैल। तो वो आई और दोनों को उसने एक एक रोटी खिला दी। यह भी किसी का, अब दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों को, मतलब जब गया काका मारता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी स्थिति और इन दोनों की स्थिति एक सी थी। इस बच्ची की भी सौतेली माँ थी जो इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी, और गया भी हीरा मोती के साथ बुरा व्यवहार करता था। तो बच्ची, इतनी सी बच्ची थी, उसे समझ में आ गया कि कैसा है काका, तो बेचारी 2 रोटी लाती और उनको खिला देती। हम जानते हैं कि दोनों, मतलब एक एक रोटी से इतने बड़े शरीर का क्या होता, लेकिन प्रेम की भाव से दोनों संतुष्ट हो जाते, खुश हो जाते, है ना। इसलिए इन बैलों ने इस प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान में बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला देती, तो बड़ा अच्छा लगता। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, क्या कहा, कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों का मार कर फेंक दूंगा उठाकर, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो इस पर घर का मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? आप देखो, वही तो लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो यहाँ प्रेमचंद जी की स्त्री के प्रति सम्मान की भावना आई है। स्त्री के प्रति सम्मान की भावना। ठीक है, ठीक है बच्चे, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटी कैसे? ओ, रस्सी को थोड़ा थोड़ा करके पहले चबा लेंगे, फिर रस्सी एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाने चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ही नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते। सहसा घर का द्वार खुला, छोटी सी लड़की आई। वो समझ गई कि गया काका इनके साथ बहुत अत्याचार करता है, तो इनको भागना है। तो उसने उनकी रस्सियां ढीली कर दी। ठीक है, और घर का, अब दोनों की पूंछें खड़ी, उसने उनके माथे सहलाए, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, नाथ डाल दी जाए। पता है, आपने देखा होगा कि बैलों की नाकों में नाथ करके एक रस्सी डाल देते हैं, ताकि उस रस्सी के कारण उनको दर्द होता है, वो फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। अत्याचारी है, जैसे भारतीयों पर अंग्रेज अत्याचार करते थे, वैसा ही गया उन बैलों पर अत्याचार करता था। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भाग जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला, दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, वह और तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार का ज्ञान रहा, जिस पर परिचित मार ना आए थे, वह यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों ने खेत के किनारे खड़े होकर सोचा, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम भटक गए, हम राह भटक गए। तुम भी तो बेतहाशा भाग्य चाह रहे थे, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, धर्म ना छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ेंगे। दोनों को भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते कि कोई आ ना जाए, नहीं हमारी खैर नहीं। जब पेट भर गया, दोनों आजादी का अनुभव, मस्त होकर उछलने कूद लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिरा दिया। तब भी क्रोध उसे आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड आ रहा है, सांड बड़ा खतरनाक, ऐसा एकदम खुले छोड़ दिए जाते हैं, उनको सांड कहते हैं। ठीक है,
तो वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी जैसा है, भिड़ना चाहता है, हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नजर नहीं आती, इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है यार, मूक भाषा में सब आपस में बात करो, कितना भयंकर है। बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना तो कायरता है ना, क्यों भागे, तो फिर यही मरो। बंदा 9 2 11 होता है, बंदा तो और ना जो दौड़ा है। फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, अब क्या करें। उपाय यही है कि हम दोनों जन एक साथ चोट करें, मैं आगे रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। मतलब सांड भी इधर है तो तुम इधर से करना, जब वो मुझे मारेगा तो तुम उसको पीछे से मारना, मुझे मारने मुड़ेगा तो मैं पीछे से, ऐसे हम जीत सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शस्त्रों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। मोती मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों उस्ताद थे, उसे यह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरे ने दूसरे से सींग भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने से छोड़ दिया। दोनों मित्र एकदम विजयी भव हो गए, मजा आ गया उनको। मोती अपनी सांकेतिक भाषा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने कहा, नहीं नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना अच्छी बात नहीं है, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर ना ही उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा तो लो, सोचो। सामने मटर का खेत था। मोती घुस गया, हीरा मना करता रहा, उसे एक ना सुनी। अभी 2 4 ग्रास खा ही थे कि लाठियां लेकर आदमी आ गए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़े पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सिंचाई चल रही थी तो खेत गीला था, तो मिट्टी में पैर फंस गए। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। सोचो आप, मित्रता देखो, जब वो फंस गया था तो वो भी आ गया। मोती चाहता तो जा सकता था। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। अब ये कांजी हाउस क्या है, ये है पशुओं की जेल। क्या है बेटा, पशुओं की जेल, पशुओं की जेल, ठीक है। अब वहां चले गए। हो, अब ये देखो भाई, कांजी हाउस का मालिक, भेड़ बकरी गधे सब कुछ है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में ना आता था कि क्या है, ऐसा स्वामी है, कुछ भी नहीं देता। इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कोई भैंसें थी, बकरियां थी, कई घोड़े थे, गधे थे, किसी के भी सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगा रहे थे, पर कोई चारा लेकर नहीं आता। दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, इससे क्या होगा, कोई बात नहीं। रात को भी कुछ भोजन ना मिलता। हीरा दिन में विद्रोह की ज्वाला धधक। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कुछ तो करना पड़ेगा। सिर लटका हुए जवाब, मुझे तो मालूम है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना रो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी स्थिति थी। बिना किसी कारण के अंग्रेज उनको जेल में बंद कर देते थे, जेल में, और कूड़े बरसाते थे, मारते थे उनको। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए, मारा, मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। फिर उसका सहसा बड़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटने की, बहुत दीवार गिर गई। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हाजिरी मतलब, यस मैम, हाजिरी मैम, क्या, प्रेजेंट मैम, अटेंडेंस, अटेंडेंस। हीरा का है उज्जडपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए, मोती सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला, अब बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। यही थी स्थिति हम भारतीयों की। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की तो जान बचती। 4 दिन यही चलता रहा। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। तो हीरा भी मोती के साथ दीवार को तोड़ने में लग गया। जैसे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार जब होते थे तो भारतीय इसी तरह से काम करते थे एक साथ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे तक आजमाई और दीवार
गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा, गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर जैसे चेत पड़ गए। जैसे क्रांतिकारी आते हैं और जो अत्याचार कर रहे होते हैं, क्रांतिकारियों की हर हर महादेव, जय भवानी, भारत माता की जय को सुनकर जो बेचारे से लोग रहते हैं उनमें जान आ जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। अब बहुत सारे जानवर, तीनों घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां, ऐसे भैंसें खिसक गई, गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीना ने पूछा तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा ज्यों कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अरे तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, है ना। आधी रात से ऊपर जा चुकी दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हो तो जब हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं खड़ा पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा मित्र, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखिए, मित्रता की भावना दिखाई गई है पशुओं के माध्यम से कि एक दूसरे को संकट में देखकर भी वो छोड़ नहीं रहे। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला समझने दो, समझने दो, क्या करेंगे, ठीक है। उनके भी मतलब मारते मारते वो खुद थक जाएंगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे। ऐसा ही होता था। जो स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता की जय, अंग्रेज उन पर कूड़े बरसा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके सामने ना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना है तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो आशीर्वाद देंगे। यूं कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से निकाला, अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारियों को कैसे खलबली मची, लेकिन की जरूरत नहीं, बहुत मार पिटी। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे के एक तृण मतलब एक तिनका भी नहीं डाला, एक तिनका भी उनको चरने के लिए नहीं डाला। किनको? हीरा मोती। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यह उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठ नहीं, एकदम हड्डियां निकल आई, ठिठरियां निकल आई, मतलब हड्डियां। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। अब नीलामी हो रही है ना। तो निकाले उनकी देखभाल, ला का सूरत देखते फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीद। ऐसा एक दड़ियल आदमी आया, कसाई। कसाई यहाँ दड़ियल मतलब कसाई की बात हो रही है, बट जो जानवरों को काटते हैं। तो दड़ियल मतलब कसाई, कसाई कसाई जो जानवरों को मारते हैं। जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, वो आ गया। इस विषय में कोई संदेह न। दोनों ने एक दूसरे को बड़े भीत नेत्रों से देखा, झुका लिया। मोती ने अश्रद्धा से भाव से कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, क्योंकि वो तो कसाई था। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आएंगे। देखो उनके परोपकार की भावना को दिखाया है, यहाँ पर परोपकार की भावना दिखाई गई है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मारता। गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे घास में चढ़ता नजर, तभी जानवर प्रसन्न, चिकने चपला, कोई उछलता कोई कुछ करता। अब क्या हुआ, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह तो कोई परिचित रास्ता दिखाई दे रहा है। हाँ, अब उन्होंने मूक भाषा में बात की, मतलब इतनी दुर्बल स्थिति होने के बाद भी उनमें एनर्जी आ गई, उनमें ऊर्जा आ गई कि हाँ लगता है ये तो हमारे गांव जाने का रास्ता है। हाँ, यह तो हमारे गांव जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया। हार मतलब होता है खेत। हार क्या है बेटा? हार कहते हैं खेत से, ठीक है, खेत से हार भी कहते हैं। इसी कुएं पर तो हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है, ये तो हमारा ही है। मोती ने कहा हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? अरे ऐसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लील करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा रहा। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा बैलों को देखते ही दौड़ा। उसने बारी बारी से गले लगाए। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। ये मेरे बैल हैं। अरे तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लेकर आया हूं।
मैं तो समझता हूँ चुरा लिया आती हूँ, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हक है? जाओ यहाँ से, जाकर थाने में रपट करा दूंगा, मेरे बैल हैं। इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े दलिया और झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए हुआ। उसी वक्त मोती ने, अब तो मोती का मालिक आ गया, मोती घर आ गया तो उसमें शक्ति आ गई। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ब भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखते थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर मैं मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता, अब ना आएगा। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में, नाद मतलब जहां पर बैल खाते हैं, जैसे हमारी थाली रहती है उनकी नांद रहती है। खली भूसा चोकर दाने से भर दिया गया। दोनों मित्र, वाह वाह, अब तो इनको बहुत प्यारे प्यारे, ये हमारा हीरा, ये हमारा मोती, तो क्यों ना दिल से ही दिल बना दिया जाए। ये हीरा और मोती के लिए, ठीक है। तो दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे, सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो। उत्साह मतलब हुआ बेटा उत्साह, है ना, उत्सव। उत्साह मतलब उत्सव, उत्साह, ठीक ठीक। मजा आ गया सबको। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन भी खुश हो गई, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि मेरे भाई ने लगता है इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए इनकी ये स्थिति है। जय हो मेरे हीरा मोती, और जय हो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबको ये खुला आकाश दिया, माँ भारती को आजाद किया। तो प्रेमचंद जी की भी जय हो, भारत माता की भी जय हो। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम हर एक पाठ की कहानी, कविता, सब कुछ पढ़ेंगे, और इसके बाद हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो कैसा लगा बताइएगा जरूर। हम सब आपके साथ हैं, लाली मैम की क्लास में भी और आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स देश का भविष्य बनाते हैं। बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।